राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम सूचना के आधार और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना लाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और आयकर कानूनों सहित विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को भी अवैध ठहरा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया कि यह सूचना के आधार का उल्लंघन है। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि कॉरपोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक क्यों करार दिया। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। इसकी व्यवस्था पहली बार वित्त मंत्री ने 2017-18 के केंद्रीय बजट में की थी। इसके बाद 29 जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चुनिंदा शाखा से भारत का कोई भी व्यक्ति या कंपनी 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांक के बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद की पार्टी को दान दे सकता था। इसमें शर्त ये थी कि इसे उन्हीं अकाउंट्स के जरिए खरीदा जा सकता था जिनमें केवाईसी की जानकारी पूरी हो। एसबीआई से बॉन्ड्स खरीदने के 15 दिनों के अंदर इसका इस्तेमाल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए करना होता था। हालांकि केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने सबसे ताजा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। व्यक्ति या कंपनी के लिए बॉन्ड खरीदने का कोई भी अधिकतम सीमा नहीं थी। राजनीतिक दलों के 15 दिनों में बॉन्ड को नहीं भुनाने की स्थिति में राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाने का नियम था। राजनीतिक पार्टियों को सीधा यानी नगद या चेक के जरिए चंदा देने वालों का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है, लेकिन बॉन्ड के जरिए दान देने वाले का नाम और पता देने की जरूरत नहीं होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों का तर्क है कि बॉन्ड नागरिकों के जानने के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने में पारदर्शिता को लेकर भी एक सवाल उठ रहे थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार इसमें बॉन्ड के खरीदार या भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है, स्वामित्व की कोई जानकारी दर्ज नहीं की जाती और इसमें धारक यानी राजनीतिक दल को इसका मालिक माना जाता है। एडीआर का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड नागरिकों को कोई विवरण नहीं देते, लेकिन सरकार हमेशा एसबीआई से डेटा की मांग करके दानकर्ता की जानकारी प्राप्त कर सकती है। एडीआर ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कहा था चुनावी बॉन्ड के जरिए किसी राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किसी भी दान को रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। एक तर्क ये भी है कि भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले के बारे में निर्वाचन आयोग को पता ना होने पर यह पूरी तरह से गोपनीय भी नहीं था, क्योंकि एसबीआई के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड होता है कि बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया गया। विरोधी पार्टियों का तर्क है कि सत्ताधारी पार्टी बड़ी आसानी से जानकारी जुटा सकती है और फिर इसका इस्तेमाल दान देने वालों को प्रभावित कर सकती है। अब सवाल यह है कि जो बॉन्ड जारी हो चुके हैं उनका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। स्टेट बैंक को सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को देने के निर्देश दिए गए। इसमें कहा गया कि जानकारी में यह भी शामिल होना चाहिए कि किस तारीख को यह बॉन्ड बनाया गया और इसकी राशि कितनी थी। पूरा विवरण 6 मार्च तक उपलब्ध कराने को कहा गया और निर्वाचन आयोग को 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसे प्रकाशित करने को कहा गया। मगर भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की डिटेल चुनाव आयोग के साथ साझा करने को लेकर और समय मांग लिया। एसबीआई की ओर से आवेदन दाखिल कर कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें 30 जून तक का वक्त दिया जाए। आवेदन में कहा गया कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं। ये बॉन्ड अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन के लिए जारी हुए हैं। ये बॉन्ड मुंबई स्थित शाखा में डिपॉजिट किए गए थे। 2 अलग अलग जानकारियों का स्लॉट है, इसे डिकोड करना है
और उसे तैयार करना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके लिए जो टाइमलाइन दी गई थी वह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में उन्हें 30 जून तक का वक्त दिया जाए। ऐसे में सवाल ये है कि अब चुनावी बॉन्ड के रद्द होने के बाद कौन सी पार्टी को सबसे अधिक घाटा या किस दल को कितना नुकसान हो सकता है। साल 2017-18 से 2022-23 तक बिके चुनावी बॉन्ड की कुल रकम 11,450 करोड़ रुपए थी। इसमें से बीजेपी को सबसे अधिक 6,566 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1,123 करोड़, टीएमसी को 1,093 करोड़ और बीजू जनता दल को 774 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा डीएमके को 617 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 94 करोड़, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 64 करोड़ रुपए मिले। जनता दल यूनाइटेड को इस अवधि में 24 करोड़ बॉन्ड के जरिए चंदा मिला। वहीं अन्य दल को 1,095 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रकम मिली। इसमें भारत राष्ट्र समिति 384, YSRCP 382, तेलुगु देशम पार्टी को 147 करोड़, शिवसेना को 101 करोड़ रुपए, जनता दल सेक्युलर को 49 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 14 करोड़, शिरोमणि अकाली दल को 7 करोड़, अन्ना द्रमुक को 6 करोड़, राष्ट्रीय जनता दल को 3 करोड़, झारखंड मुक्ति मोर्चा, MGP और SDF को 1-1 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के मिले। मतलब साफ है कि आम चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस वीडियो में बस इतना ही। खैर, आपको भी क्या यही लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रद्द होने से बीजेपी का भारी नुकसान हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।